हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको वहां पर बोला था कि कृपया आप लोग भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिख करके और उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप करने के लिए बहुत सारे बच्चे किए भी थे। ठीक है, ये बहुत खुशी हुई कि आप लोग खुद से भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखे थे। आज का क्लास हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण समतापी के बारे में, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को पूरा तरह से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिशोषण समतापी का मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पर समतापी है, इसका मतलब आपके दिमाग में तो इतना ज़रूर आ गया होगा कि टेम्परेचर क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। क्योंकि समतापी, सम मतलब बराबर और ताप मतलब तापमान, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा, सम होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर एक तरह से कह दिया जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को करना यही है कि निश्चित ताप पर गैस की निश्चित ताप पर अधिशोषक यानी कि कोई भी अधिशोषक जो होगा वो गैस को किस प्रकार से और किस अनुपात में अधिशोषित कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि निश्चित ताप पर अधिशोषक के द्वारा, निश्चित ताप पर अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित गैस की इकाई, मात्रा तथा दाब के बीच निरूपण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लोग अपने कॉपी में इसको हेडिंग दे दीजिए, अधिशोषण समतापी को जल्दी से दीजिए, दे दिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि निश्चित ताप पर अधिशोषक के द्वारा गैस अधिशोष की जमा मात्रा तथा दाब के बीच क्या करेंगे, एक संबंध को देखेंगे और उसी संबंध को हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी बोलते हैं। यानी कि सिंपल वे में कहा जाए ना बाबू, तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच हम लोग संबंध देखने वाले हैं। कब, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, नियत हो जाए। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। निश्चित ताप पर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि समतापी है। ठीक है, निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m। ठीक है, निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m तथा दाब के बीच गणितीय संबंध को हम लोग समीकरण या फिर ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ सिंपली वे में कहूँ तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है नियत ताप पर, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना हो रहा हो, तब की अगर बात करूँ तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच जो हम लोग संबंध पढ़ेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे बाय द इक्वेशन और ग्राफ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि अधिशोषण समतापी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। सिंपल वे में फिर से एक बार सुन लो, निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं दाब के बीच जो संबंध होता है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से कीजिए। कर लिए? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा अधिशोषण समतापी है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग के रूप में इसको लिख लीजिए जल्दी से, और हम लोग यहाँ से समझेंगे कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको हेडिंग दीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, फ्रेंडलिक एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है बाबू, वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने किया था कि समान ताप पर अधिशोषण की मात्रा और टेम्परेचर के बीच
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए थे, ठीक है, और उसी का अध्ययन हम लोग फ्रेडरिक एडजर्सन आइसोथर्म में करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि फ्रेडरिक साहब ने अधिशोषण के बारे में क्या कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हेडिंग दे दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि स्थिर ताप पर, सॉरी यहाँ पर ताप होगा, क्या होगा, स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, दैट मीन्स x/m, यानी सिंपली वे में इसको अधिशोषण की मात्रा भी हम लोग कह सकते थे। यानी कि फ्रेडरिक साहब ने कुछ नहीं किया था, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच क्या किया, संबंध दिया। संबंध किस फॉर्म में दिए, एक समीकरण के रूप में दिया, जिसे हम लोग फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। मैं देखूंगा कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। एक काम करो, इसको नोट करो और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ताकि पता तो चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। और आप लोग का अब तो ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गया है, लेकिन ये जो चैप्टर है ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, उन्होंने क्या कहा था जरा सुनो। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ठोस ब्लॉक है, इसके ऊपर जो अधिशोषित जो गैस हो रही है, जो गैस इस पर आके चिपक रहा है, छोटा छोटा जो चिपक रहा है, यहाँ पर जो छोटे छोटे क्या हो रहे कण जाके चिपक रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जब टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, ताप यदि नियत है, तो जब ताप नियत होगा तो उस समय इस गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, अधिशोषण की मात्रा उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि प्रेशर बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर बढ़ेगा गैस के कणों पर, तो आपस में जल्दी आकर के उस ब्लॉक पर चिपकने लगेंगे, ठोस पर जल्दी जल्दी क्या होंगे, चिपकने लगेंगे। यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो होती है x/m जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, प्रेशर के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, ठीक है। और उसका जो पावर होगा क्या होगा, 1/n, यानी कि अधिशोषण, फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी जो समीकरण दिए थे फ्रेडरिक साहब ने, वो कुछ इस प्रकार से था, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p के पावर 1/n। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काम कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। और उसके नीचे अब मैं बोलूँगा उसको लिखना है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब 1/n क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लिए, आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करता हूँ, इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, तो जब प्रेशर कम होगा ना बाबू, तो जो अधिशोषण की मात्रा होगी x/m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ p के। यानी कि यहाँ पर जो आपका 1/n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। दूसरा हम लोग बात करेंगे, जब आपका प्रेशर क्या हो जाए, जब प्रेशर आपका क्या हो जाए बाबू, एट हाई प्रेशर, यानी कि प्रेशर बहुत क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो प्रेशर जब आपका बहुत हाई हो जाएगा तो x/m जो होगा वो p पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, लेकिन पावर इसका क्या हो जाएगा, 0। यानी 1/n इसका यहाँ पर क्या आ गया, 0 हो गया। 1/n 0 कब हुआ, हाई प्रेशर पर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत हुए तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखें, ये फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी जो समीकरण है, लो प्रेशर पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहीं हाई प्रेशर पर p पर डिपेंड नहीं करता है, अधिशोषण की मात्रा प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कर लिए,
ठीक, नोट कर लिए। तो चलो अब तीसरा देखेंगे। अभी तो हो गया लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यानी यहाँ पर निम्न दाब, यहाँ पर उच्च दाब। अब मैं बात करता हूँ मध्यवर्ती दाब, यानी जब दाब क्या हो, जब दाब आपका क्या हो बाबू, मीडियम हो। ठीक है, चलो तीसरा केस देखते हैं, नोट कर लिए। तीसरा केस हम लोग बात करते हैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर क्या हो, जब प्रेशर आपका मध्यवर्ती हो, यानी कि जब मीडियम प्रेशर हो। तो जब आपका प्रेशर मध्यवर्ती होगा तो ये जो होगा x/m वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p 1/, क्या हो जाएगा, n। मेरी बात समझ में आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना n का जो वैल्यू होगा जब भी होगा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको अगर मैं हटाने की कोशिश करूँ पर्सनैलिटी के चिन्ह को, तो x/m = हम लोग लिख सकते हैं क्या, kp 1/n लिख सकते हैं बाबू। x/m = क्या हो गया, kp 1/n, kp और p का पावर कितना हो जाएगा, 1/n। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए, बहुत अच्छा। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ खींचूँ और स्टडी करूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो बाबू, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ग्राफ लेता हूँ जिसमें x/m और क्या चीज़ के बीच, प्रेशर के बीच ग्राफ खींचता हूँ। टेम्परेचर तो आप जानते हैं क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा यानी x/m क्या वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया x/m का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक, ये अभी लो प्रेशर तक, ये अभी कहाँ तक, जब प्रेशर क्या हो, लो हो। प्रेशर लो है तब, जैसे ही प्रेशर मीडियम होगा, अब यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, मीडियम, तो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा डैम हो जाएगा। ठीक, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसे जाने लगेगा, सीधा जाने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये है आपका लो प्रेशर, ये है आपका मॉडरेट प्रेशर पर ग्राफ, और ये क्या है, हाई प्रेशर के ऊपर ये आपका ग्राफ खिंचा हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ गया। लो प्रेशर पर ग्राफ क्या होता है, x/m = क्या होता है, kp। अब पावर में कितना, एक, कुछ देर पहले बताए थे। वही मॉडरेट प्रेशर पर x/m = kp 1/n, और वही हाई प्रेशर पर x/m = kp के पावर 0। अभी कुछ देर पहले हम लोग तीनों के लिए समीकरण देखे थे। ये लो प्रेशर पर हो गया, ये मॉडरेट प्रेशर पर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाई प्रेशर पर हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है बाबू कि फ्रेंडिक अधिशोषण समतापी में 1/n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ये बात याद रखना, 1/n का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर 0 तक। मेरी बात समझ आ गया। यानी सिंपली वे में कहा जाए तो 0 से 1 तक। हाईएस्ट यहाँ पर कितना गया, हाई प्रेशर पर 0, और लो प्रेशर पर p का पावर कितना है, 1। यहाँ देखो 1 छिपा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो बोलिए, नहीं ना है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपको क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, अधिशोषण, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, है नहीं है तो नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, इस फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी जो समीकरण है उसको फिर से लिखते हैं। लिखे, ठीक है, बहुत अच्छा। अब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण क्या है, तो x/m = kp 1 कितना हो जाएगा बाबू, kp 1/n। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, ले लें तो यहाँ लिखते हैं टेक लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या चीज़ लेने पर, लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x/m = क्या हो जाएगा, log kp 1/n हो जाएगा। हुआ कि नहीं, दोनों तरफ लॉग ले लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, करा जाए, बहुत अच्छा, चलिए करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर आ गया था क्या चीज़ मेरा, log एक्स बाई एम इक्वल टू log के पी 1/n। अगर इसको एक्सप्लेन करा जाए थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, log एक्स बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, log के प्लस 1/log p हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग, इससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। log p जो होगा, log p को हम ले लेंगे किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। log k हो जाएगा क्या चीज़ आपका, इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट। और 1/n क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा आपका क्या चीज़, स्लोप। मान लो कि कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसका स्लोप होगा ना जी, तो ये 1/n क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हम लोग को ग्राफ भी खींचना है। नोट करो जल्दी, और आप लेक्चर देखना ना भूलिएगा, ठीक है। हम लेक्चर अब डालेंगे धीरे धीरे, इस समय तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने के कारण अभी आपका वीडियो बहुत दिनों के बाद आ जाया है, ठीक है। नोट कर लिए, तो आपको वीडियो लगातार देखना है, ठीक। और वीडियो अगर पूरा देखे होंगे, यहाँ तक देख लिए होंगे तो हमको पता चल जाएगा। पूछिए कैसे, तो आपको करना क्या है, आपको अपना कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना नाम लिखना है, ठीक है। और नाम लिखने के बाद वहाँ पर लिखिएगा जय हिंद, जय भारत, ठीक है। ऐसे लिखिएगा तो हमको पता चल जाएगा कि आप वीडियो क्या है पूरा देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम ग्राफ खींचेंगे तो वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पर आप लिखेंगे, वाई एक्सिस पर लिखेंगे क्या चीज़, वाई एक्सिस पर लिखेंगे log एक्स बाई एम, और एक्स एक्सिस पर log p। तो चलो शुरू करा जाए, ग्राफ खींचने के लिए काम क्रिया शुरू किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। नोट कर लिए ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्राफ खींचा जाएगा तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर क्या है, log एक्स अपन एम, और वाई एक्सिस पर क्या है, log p। मेरी बात समझ में आ गया। और इसका इंटरसेप्ट था log k, किस पर, वाई एक्सिस पर, तो ये आपका हो गया log k। मेरी बात समझ में आ गया। और इसका ढाल था 1/n, तो 1/n पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसका स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होगा बाबू, 1/n। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो हमको आशा है और पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो बाबू लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने सहपाठियों के बीच, ताकि उनका भी लेक्चर ये ना छूटे, ठीक है। और आप लोग यदि इसको पढ़ लिए हैं, कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो इसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक काम करते हैं, अगर इसी को अगर विलियन के लिए लिखा जाए तो समीकरण क्या होगा, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए ना, कि अगर इसी बात को अगर विलियन के लिए लिखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। विलियन में बात किया जाए, विलियन के लिए, तो विलियन के लिए समीकरण के लिए को लिखा जाए, विलियन के लिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, वो भी विलियन के लिए अगर लिखा जाए अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी, तो वहाँ पर हो जाता है, जानते हो बाबू का, कुछ नहीं होगा, x/m वहाँ पर बराबर Kp था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, Kc, क्योंकि कॉन्सनट्रेशन विलियन की सांद्रता की बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये विलियन के लिए होता है, किसके लिए होता है बाबू, विलियन के लिए होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो बाय, जय हिंद।